अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। जुम्मतुल मुबारक का मुबारक दिन आप सबको मुबारक हो। उम्मीद है सब ने नमाज जुम्मा अदा की होगी और वतन अजीज़ के लिए दुआएं भी की होंगी। मौजूदा हालात में दुआएं ही हमारी ताकत हैं, बाकी तो हमारे पास कोई अला अखलाकी कदर तो रह भी नहीं गई। फजलुमान साहब आजकल सुर्खियों में हैं, खबरों में हैं। आज मैंने फजलुमान साहब पर रात को बात करनी थी, रात को थोड़ी देर एक दोस्त की कॉल आई कि आप फजलुमान पर बात करें। अब मैं बखड़ों में पढ़ना नहीं चाहता, फजलुमान जैसे आदमी पर बात करना नहीं चाहता, लेकिन दोस्त ने कहा है जी कि आजकल वो बैंकॉक गए। ज़रा ये आप सुन लें, उस पर बात करें कि बैंकॉक के दौरे के हवाले से बात करें। ये ज़रा प्लीज़ आप, ये उसामा गाजी साहब कुछ फरमा रहे हैं, आप भी सुन लें, फिर मैं बात करता हूँ। रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब के थाईलैंड के दौरे का बड़ा चर्चा रहा और इस हवाले से बहुत सी बातें होती रहीं। अब हुआ यह है कि सलीम साफी साहब जो सीनियर सहाफी हैं और इमरान खान साहब के बारे में, तहरीक इंसाफ के बारे में बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान पर शदीद तनकीद की है और हराम का लफ्ज भी बोला है। ये काफी ज्यादा मैं समझता हूं कि सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं सलीम साफी साहब ने। अब हुआ क्या है, एक तस्वीर बल्कि वीडियो वायरल हो रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरकारी जहाज के इस्तेमाल की। अब इसका यानी टाइम क्या है, ये थाईलैंड के दौरे के हवाले से है क्या है, इसके ऊपर नहीं बात की सलीम साफी साहब ने, क्योंकि वो सीनियर साफी हैं, लिहाजा उन्होंने नहीं कहा कि ये। और जी दोस्तों, तो ये मैं अब आपने सुन लिया। और फिर ये बात भी ये मामलात हैं मौलाना फजलमान साहब के। थोड़ा सा मैंने आपको उसामा गाजी को सुनाया, अब मैं अपनी बात रखता हूँ कि मौलाना साहब किसी और मुल्क भी जा सकते थे अगर उनको अपनी सेहत का ख्याल था। आबो हवा चेंज करनी थी। हमारे नथिया गली का मौसम आजकल मरी का बहुत अच्छा है, हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, स्वात का एरिया है, चतराल है, गिलगित है, सकरदू है। पाकिस्तान में अगर आपको सराई इलाके चाहिए, बलूचिस्तान चले जाएं, बीचेस पे जाना चाहिए चाहते हैं तो सिंध और बलूचिस्तान का ज़बरदस्त किस्म के बीचेस भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हैं। प्लेन इलाकों में जाना चाहिए, पंजाब को एंजॉय करें। बहुत से मुल्क में मौलाना जा सकते थे। मौलाना ने अपने लिए जिस डेस्टिनेशन को चुना वो है बैंकॉक। क्यों गए बैंकॉक? एक तो उन्होंने, आपने ये सुन लिया, बैंकॉक का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? देखिए, बैंकॉक, फिलिपाइन, थाईलैंड या वियतनाम का नाम सुनते ही फाशी और यानी ये चीज़ें हमारे जहन में आती हैं। और हमारा उन मुल्कों के साथ कोई इतना ट्रेड भी नहीं है। और पाकिस्तान से जो भी हमारे कुछ लोग जाते हैं, अगर कोई दोस्त कहे कि मैं बैंकॉक जा रहा हूँ तो फ़ौरन ठक जहन में यही बात आती है कि ये किस लिए जा रहा है। ख़वातीनें वहाँ पर वो मसाज करती हैं बड़ी कम वो लेके, और वो उनके सामने मर्द बराना होते हैं, मर्दों के सामने ख़वातीन बिल्कुल बराना हालतों में वो सैलों पे बीचेस पे नहाते भी हैं और उसके बाद स्पेशल किस्म के ऑयल लगा कर अपना मसाज करते हैं। हमने उसके बारे में यही सुना है कि थाईलैंड के बैंकॉक के सैलों में ये होता है। फिर मौलाना मलेशिया के सैल भी बहुत खूबसूरत हैं, वो वहाँ नहीं जाना पसंद फरमाया। मालदीव के सैल भी बहुत अच्छे, दुनिया की खूबसूरत तरीन सैल मालदीव के हैं और वहाँ का क्योंकि पानी की डेप्थ भी कम है। और अगर मौलाना साहब को समंदर के पानी में नहाने का शौक़ है तो मालदीव में पानी की गहराई कम है और मौलाना है भी काफ़ी मोटा है, वो उससे स्विमिंग तो मेरे ख्याल में इतनी अच्छी नहीं होती है, तो वो डीप वाटर में तो जा ही नहीं सकता, तो सैल पे थोड़ी बहुत डुबकियाँ भी लगा सकता था। बाली दुनिया का खूबसूरत तरीन आइलैंड है, वहाँ भी बहुत ही खूबसूरत बीचेज हैं, उसकी बड़ी शोहरत है पूरी दुनिया में। बल्कि सबसे ज़्यादा किसी आइलैंड में आप ज़रा सर्च भी कर लीजिएगा, बली में आते हैं सबसे ज़्यादा लोग जो बीचेस के शौकीन हैं, बीचेस पे नहाने के शौकीन हैं या कुछ आते हैं। दुख इस बात का है कि एक इतना बड़ा वेल नोन मजहबी स्कॉलर और वो गया है बैंकॉक। अब बैंकॉक क्यों गया? उसके दौरे की सियासी नोयत तो है नहीं कि वो किसी हवाले से, ना वो कौमी असम्बली का मेंबर है, ना उसके पास कोई मिनिस्ट्री है, ना उसकी कोई इतनी बड़ी हैसियत है। इसके बावजूद सलीम साफ़ी ने यह कहा कि ये जहाज जो वो इस्तेमाल कर रहा है ये आराम, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का त्यारा इस्तेमाल कर रहा है। वो मतलब ना वो कौमी असम्बली का मेंबर, ना सूबाई असम्बली का मेंबर, जिसकी इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात में वो पीडीएम का सरबराह है, सरकारी सतह पे उसकी कोई हैसियत नहीं है और त्यारा यूज करता है वो वजीर आज़म का। अब यहाँ से आप वजीर आज़म के किरदार का भी अंदाज़ा लगा लें कि ये एक दोस्त ने, एक सारव ने यहाँ पर लिखा है, ये गोया
वज़ीर आज़म का त्यारा नहीं है, ये टंकी रक्षा है। एक दोस्त ने यह लिखा। एक दोस्त ने, मौलाना की जमात का एक दोस्त है, उसने कहा जी कि मैं मानता हूँ, ये मैं ट्विटर से पढ़ रहा हूँ कि उसने, मौलाना का माहिती बंद है, वो लिख रहा है मैं मानता हूँ कि थाईलैंड में बहुत फहाशी है और रेहानी के अड्डे हैं, दो शीजाएँ हैं जो मसाज करती हैं, ये वो आगे, लेकिन मेरे कायद आगे बेहयाई की बातें हैं, मैं वो नहीं पढ़ना चाहता। वो आगे मौलाना के बारे में, मेरे कायद मौलाना फजलुमान बरकातहू अलैह की सोच बहुत अच्छी है। मेरे कायद जब मैकॉक में शरी लिबास के साथ हंसते मुस्कुराते नूरानी चेहरे पर दाढ़ी सजाए उतरेगा तो वहाँ के लोग मौलाना से मुतासर होंगे। मौलाना तो नज़र उठा के उन औरतों को देखेगा भी नहीं। अगर नहीं देखता तो तू उधर गया क्यों है। अब मैं करता हूँ इसके मौलाना का इब्तदाई किरदार यह था कि इस पर इसका बाप यकीन नहीं करता था। इसके बाप ने कहा था कि ये जासूस है। एक दफ़ा मौलाना अब्दुल हक कानी साहब इनके घर गए तो ये बार बार आता निकलता था। तो बाद में आखिर में मौलाना कानी ने पूछा ये कौन है, तो मदूदी मुफ्ती महमूद साहब ने कहा यार ये मेरा बेटा है, लेकिन बहुत ही घटिया और गलीज आदमी है, ये हमारे घर की बातें बाहर निकालता है और जाके लोगों को बताता है। तो ये इधर आगे पीछे फिर रहा था, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा खामोश हो जाता था। खुल के बात मैं इसलिए नहीं कर सकता था कि इससे मुझे डर लगता है। फिर यह भी था कि बचपन के वाले से ये भी मैंने पढ़ा है मौलाना के कि ये अपनी माँ और बाप को लड़ा देता था। और इसका बाप, इसके बचपन में ही इसका बाप, कोई बाप अपनी औलाद से नफरत नहीं करता, लेकिन मुफ्ती महमूद इससे नफरत करता था। इस वजह से कि इसका किरदार इंतहाई नाफरमान था और इंतहाई किस्म का बदतमीज था। इसी वजह से मुफ्ती महमूद साहब ने इसको मुल्तान में जाके दाखिल किया। पहले डेरा इस्माइल खान में से पढ़ने, उसने कहा कि किसी तरह मेरी जान छूटे, मदरसे में पूछे तो उस वक्त भी इसकी आतें इसी तरह की थी कि इसका किरदार इस तरह का था बचपन ही से। फिर बाद में अब सियासत में आया है तो पहले तो उस जमात को, अहले देवबंद की वाले इस जमात को अपनी नुमाइंदा जमात समझते थे। तो जमात को बचाने के लिए जमात के बुजुर्गों ने भी इसको कबूल किया कि हमारी जमात ना टूट जाए, तो इसके नाम से, क्योंकि ये मुफ्ती महमूद का बेटा है, तो इसके नाम से शायद जमात यकजा रहेगी। इस वजह से उन्होंने इसको अपना सरबराह बनाया। और बाद में आखिर तंग आकार मौलाना शिरानी साहब, मौलाना शुजाउल मुल्क साहब जैसे बुजुर्गों को जमात छोड़नी पड़ी इस शख्स की वजह से। अब इसका ये तो उसको हो गया सियासी किरदार। अब मैं इस जमात के दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा, अहले देवबंद के लोगों से गुजारिश करूँगा कि अहले देवबंद में तो बहुत बड़े अकाबरीन गुजरे हैं, बल्कि जो मजहबी हवाले से लिटरेरी वर्क इंडिया पाकिस्तान में उर्दू ज़ुबान में हुआ है, अहले देवबंद से ज़्यादा काम किसी ने नहीं किया। इस बात को हर आदमी मानता है, अहले देवबंद के अकाबरीन को। अब यह किस कैटेगरी में आता है? यह है या एक अख्तर महंगल है कि ख़वातीन को गालियाँ देना, ज़मीनें गर्म करना, फलां करना, ख़वातीन के गालों का तज़किरा कि उनके गाल नरम हो जाएंगे, उनके पाँव के तलवे ऐसे हो जाएंगे। मौलाना फजलुमान, तू भी किसी औरत से पैदा हुआ है, तेरी माँ के भी गाल भी होंगे, तलवे भी होंगे, आपको शर्म आनी चाहिए। किसी गंदी औरत के बारे में भी ये बात आप नहीं कर सकते। आप तो ये बकवास करते थे और ख़ुद तू अपने गलीज जिस्म को लेकर दुनिया के गलीज तरीन मुल्क में गया है। घूमने फिरने के लिए भी तुझे मिला है तो तुम्हें बैंकॉक मिला है, घूमने फिरने के लिए और तुम्हें कोई जगह नहीं मिली। तो अहले देवबंद के मेरे जो दोस्त हैं जो इसकी बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अब इस बारे से मैं सोचिएगा ज़रूर। यहाँ पर अंसारुल इस्लाम के लोग आए इस्लामाबाद पे, उनसे में से एक बाज़ अंसारुल इस्लाम के लोगों से मेरा एक दोस्त है, उसने कहा खुदा की कसम मैंने कलमा पूछा कि तीसरा कलमा सुनाओ, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। वो कहता है कलमा सुनाओ और वो कहता है खुदा की कसम इनको कलमा अंसारुल इस्लाम वालों को नहीं आता था। यहाँ पर यूट्यूब पे बहुत सी आपको वीडियोस मिलेंगे, अंसारुल इस्लाम वालों को से पूछते हैं जी तुम आए क्यों हो, उन्हें पता नहीं है हम आए क्यों हैं। ये जालत की एक फैक्ट्री है और जय लोग इसकी पैरोकारी कर सकते हैं। और इसके किरदार को देख के खुदा की कसम एक मुसलमान को तो मेरे ख्याल में शर्म आनी चाहिए। और जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं इस हवाले से सोचें ज़रूर। आपके चंदों से, मेहनत से, लोगों से मांगे हुए चैरिटी की मद में, ज़कात की मद में, सदकात की मद में हमें पता है मदरसे चलते हैं, वो पैसा आप इसको दे के तो उस पैसे से आप इससे ये बदकारियाँ करवा रहे हैं कि ये नंगे जिस्मों वाली औरतों से जाके मालिशें कराए। मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे ईमान का मुहफ़्फ़िज़ हो, क्योंकि अगर दीन अल्लाह ही हमारे ईमान का मुहफ़्फ़िज़ हो। फ़ी अमान अल्लाह।